गुड मॉर्निंग क्लास। एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं जो जीव विज्ञान की सीरीज चला रहा हूँ, तो उससे संबंधित जो है आज हमारा नया टॉपिक है जैव विकास। आइए जान लेते हैं जैव विकास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जो पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः हुई थी वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति कब हुई थी, यहाँ पे 4.6 वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में इस जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। यह कहने का तात्पर्य है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनेक मत दिए, सिद्धांत दिए, परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक मानी गई है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना जीव रसायन शास्त्री E.I. ओपेरिन भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति में छिपी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति, ये जीवन की उत्पत्ति हमारी एक पुस्तक है। यहाँ पे इसको किसने दिया है? E.I. ओपेरिन। ठीक। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आद्य सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन के वायरस के कणों से के रूप में हुई। परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक एवं अवायवी एनारोबिक थे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व प्रयुक्त कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कशेरुकी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण के बाद स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीवन के नीले हरे शैवाल जैसे थे। और 4 नंबर में हमारा है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीवाणु बने। प्राचीन आदि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी। जब हमारी पृथ्वी का विकास हुआ तो उस समय क्या था, वायुमंडल में ऑक्सीजन न के बराबर थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैसें उपस्थिति थी। जो बहुत सारी गैसें ये पाई गई हैं। कौन कौन सी गैसें पाई गई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए CO2, मीथेन और अमोनिया। और जो हमारी ऑक्सीजन है वो नगण्य थी। नगण्य कहने का तात्पर्य है एकदम बहुत कम पाई गई थी। अब इसमें जो है अब जैव विकास की मौलिक परिकल्पना का एवं सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। तो जैव विकास क्या कहलाता है? यानी कि जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, यानी कि डिसेंट विथ चेंजेस और मॉडिफिकेशन, अर्थात जो निम्न कोटि के सरल जीव हुए उनमें लगातार क्रमिक परिवर्तन हुआ और वो विकसित एवं जटिल जीवों की इनसे उत्पत्ति हुई। इसी को जैव विकास कहलाते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट थे लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डुब्रिस आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की और अपने सिद्धांत दिए। कौन कौन वैज्ञानिकों ने दिया यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें ये वाली लाइन पढ़िए, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डुब्रिस, इन्होंने एकदम करेक्ट परिभाषा दी है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लेमार्कवाद। लेमार्कवाद जानेंगे। लेमार्कवाद में क्या जैव विकास के बारे में बताया गया है। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा। जब लेमार्कवाद ने जैव विकास के बारे में बताया तो इनका जो पूरा नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जीन बैप्टिस्टे लेमार्क। इन्होंने अपनी किस पुस्तक में बताया? फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक।
में छापा, इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। अब आइए जान लेते कि इन्होंने ये जब पुस्तक छापा तो पुस्तक के बारे में क्या क्या लिखा। मूल अवधारणाओं पर आधारित है, यानी इसमें बताया बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये इन्होंने 4 सिद्धांत दिए और इन्होंने बताया कि अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यहाँ पे आप ये देखिए हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट। इसमें लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग के बारे में जानेंगे कैसे कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे मान लिया कोई अंग हमारे शरीर का है, अगर उसका ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे तो वो अधिक विकसित होगा और सुदृढ़ होगा, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। मान लिया कि हम किसी अंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारा अंग लुप्त हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिराफ का उदाहरण दिया गया है। कह रहे हैं कि जो जिराफ के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांगों का अभाव। ठीक, जैसे जिराफ क्या करता था कि अपने जीवन यापन चलाने के लिए जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों को अपनी गर्दन ऊंची करके जो है पत्तों को खाता था। जब पत्तों को खाता था तो उसको जो है गर्दन और बड़ी करनी पड़ती थी। इस तरह गर्दन का प्रयोग, उसको जो अंग हमारा है गर्दन, उसको प्रयोग जब उसने किया तो धीरे धीरे उसकी गर्दन बहुत बड़ी हो गई। और जो अगर यहाँ पे एक देखें कि सर्पों में टांगों का भाव, जो सर्पों में क्या है, टांग, जब जो हमारे सर्प हैं इनमें पहले टांग पाए जाते थे। ये सर्प क्या करते थे, जब चलते थे तो इसमें जो है चलने में इनको दिक्कत होती थी, इसलिए इसका उपयोग कम करते थे। तो जब धीरे धीरे इसका उपयोग कम करने लगे तो धीरे धीरे जो है उसमें टांगें विलुप्त हो गई हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, ये आप लोग ये यहाँ पे इसमें जो है जिराफ कह रहे हैं ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से अंगों की अधिक लंबाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्दन और टांगे इनकी इसीलिए इतनी लंबी हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। जैसे मान लिया ये पहले जानवर थे हमारे यहाँ पे, इसमें देख लीजिए पहले घास खाते थे, ठीक, और अगली टांगों का प्रयोग करते थे, तो देखिए इनकी लंबाई बहुत कम है। तो ये किसने दिया है, ये सिद्धांत लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। तो इन्होंने जिराफ पे जो है अपना जिराफ के उद विकास का एक क्रम रेखा चित्र दिया है, जिसके समझाने की कोशिश की है कि अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, और जैव विकास समझाने की कोशिश की इस बार इस तर्क से। अब जान लेते डार्विनवाद क्या है। यहाँ पे हमारा ये देखिए डार्विनवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। अब डार्विन ने क्या कहा, लैमार्कवाद ने बताया, हम डार्विनवाद पढ़ेंगे। डार्विनवाद में चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकास थे, मतलब ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्रकृतिवाद कारण थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं। इसकी व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। इनकी कौन सी पुस्तक 1859 में छपी, इन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा बताने की कोशिश की, प्राकृतिक द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक, ये सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। तो हम पहले तथ्य इसमें डिस्कस करेंगे, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा हमारा जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागत, वेरिएंस एंड द इनहेरिटेंस। चौथा है योग्यतम अतजीवता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो जीवन में सबसे पहले देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो जीवन में संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक, अब उत्परिवर्तनवाद में देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। इसमें एक साइंटिस्ट वाद ने बताया
यहाँ पे हमारे ह्यूगो डुब्रीज साइंटिस्ट हैं। तो जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हाईलैंड के पादप शास्त्री जो बॉटनिस्ट थे ह्यूगो डुब्रीज ने दिया। किसने दिया? ये आता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? यहाँ पे ह्यूगो डुब्रीज। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ह्यूगो डुब्रीज ने दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग सांद प्रिमरोज अर्थात आयनोथेरा लैमेर्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जात की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के कारण फलस्वरूप हुई। जात का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित कारक दिखाई देते हैं यानी उत्परिवर्ती कहलाता है। जिसमें मान लिया कोई चीज़ नई चीज़ दिखाई दे, जैसे मान लिया सभी लोग समान हैं, अगर कोई भिन्न दिखाई देता है, मान लिया परिवार में कोई भिन्न दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। जात के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो ये थे हमारे 3 साइंटिस्टों ने दिया था। इसमें जो है लैमार्क और डार्विन और ह्यूगो डुब्रीज ने जैव विकास से संबंधित कुछ तथ्य दिए। जो तथ्य आप लोगों को हमने डिस्कस कर दिया है, तो इस तथ्य के माध्यम से आप जैव विकास को समझ सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण है आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था, जिसमें जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले। ये सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है। क्वेश्चन आता है सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी किसे कहा गया है? तो आर्कियोप्टेरिक्स का। ये जो है ये लाइन याद रखना आप लोग। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। ठीक, जिनमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ तथा जो है चोंच में दांत तथा अग्रपातों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद ये पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपात उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। अब अगला देखेंगे हम युगुलिना के बारे में पढ़ेंगे। युगुलिना क्या है? युगुलिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो युगुलिना कहा जाता है। न्यूपाइलिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला है हमारा प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ये निम्नकोट स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकेटना, बतख चोंची, प्लेंटिस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच की संयोजक कड़ी है। डायनासोर विशालकाय डायनासोर के बारे में आप लोग जानते हैं। ये विशालकाय सरीसृप थे। ये मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल में थे। मध्यजीवी महाकाल को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प तथा क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया। एक मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। ये हाथी का पूर्वज माना जाता है। तो हाथी पूर्वज किसे माना जाता है? मैमथ को माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैमथ के बारे में डिस्कस किया गया है। क्रोमैग्नन ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमैग्नन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रोमैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसैपियंस का सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की उपजाति में होमोसैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रोमैग्नन का शरीर गठा हुआ लगभग 100 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। जो क्रोमैग्नन था, इसको जो मनुष्य को आधुनिक मानव और होमोसैपियंस का सीधा पूर्वज माना गया। जो हम लोग हैं, हमारा साइंटिस्ट नेम क्या है मनुष्य का? होमो, इसमें जो है होमोसैपियंस है। तो इस हमारे जो पूर्वज कौन थे? क्रोमैग्नन थे। ठीक, अब डेसोनवेन एक आदि मानव प्रजाति थी, जिसमें जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 मतलब 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। इससे पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों की इसकी पहचान हुई तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विशाल विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा हुई। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसैपियंस या निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार का समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है। जब इनकी अस्थियां मिली तो इसमें जो है डीएनए से पता चला कि ये हमारे होमोसैपियंस एवं निएंडरथल से तीसरे प्रकार के समकालीन मानव प्रजाति हो। अब आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, जो PYQ हमारा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? जो प्राचीन काल था हमारा, उसमें कौन सी गैस अनुपस्थित थी? इससे पहले हमने डिस्कस भी किया है। मीथेन थी, अमोनिया थी, ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी गैस अनुपस्थित थी। तो इसमें हमारी गैस अनुपस्थित थी ऑक्सीजन। ठीक, प्राचीन यानी बहुत प्राचीन काल में आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी। जब पृथ्वी बनी हमारी तो उस समय ऑक्सीजन न के बराबर थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? ठीक, 20,000 साल वर्ष पूर्व जो है, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, इसमें 2 अरब वर्ष पूर्व। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा इसमें ये वाला 2 अरब वर्ष पूर्व। यानी वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का जो उद्गम यानी ओरिजिन उत्पत्ति हुई लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। तो सबसे पुराना जीव हमारा कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताइए। पृथ्वी पर सबसे हमारा पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। ये हमारा नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन के निर्माण का करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस के वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस होने लगी। जैसे जो पौधे होते क्या करते हैं, वो अपना भोजन सूर्य की रोशनी, मतलब ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में अपना जो है जल और सूर्य के द्वारा जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो जब ये क्रिया उत्पन्न हुई तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद में निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विनवाद द्वारा जो प्रस्तुत प्रकृति वर्णवाद यानी पुस्तक दी गई थी, निम्न किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया और डार्विनवाद को प्रकृति वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में छपी थी। डार्विनवाद का प्रकृति वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? अगली पुस्तक है तो लिनेस ने लिखी, लेमार्क ने लिखी, मेंडल ने लिखी, डार्विन ने लिखी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने लिखी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पुस्तक कौन सी है? डार्विन। ठीक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे, यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्रकृति वर्णवाद, थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने बताया, आइंस्टीन ने बताया, चार्ल्स डार्विन ने बताया, लेमार्क ने बताया। जो जैव विकास की परिकल्पना देने वाले, सिद्धांत देने वाले और इसको बताने वाले सबसे हमारे पहले कौन से साइंटिस्ट हैं? लेमार्क है। कौन है यहाँ पे?
ये लैमार्क। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ऑप्शन लैमार्क है। जैव विकास को सर्वप्रथम बताने वाले कौन है? लैमार्क है। जैव विकास परिकल्पना पर पहला ये तर्कसंगत सिद्धांत था फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बेप्स्टे यानी डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत है उपाधि लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो ड्यूब्रीज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो ड्यूब्रीज ने दिया। इसमें देखते हैं, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो एक हॉलैंड के निवासी थे यानी पादप शास्त्री बॉटनिस्ट थे, ह्यूगो ड्यूब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जात की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाले स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं यानी उत्परिवर्तन के कारण होती है। जात का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहलाता है। मान लिया कोई भी जात है, अगर उसमें कुछ उत्परिवर्तन दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्ती कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग सांत प्रिमिरोज नामक पर किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मिलान करना है। ये उत्परिवर्तन है, विकास का सिद्धांत है, एवं जीन एवं इंजीनियरिंग की परिकल्पना है और ओपेरेंट के उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारे कुछ जो है साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं, बीटल और टैटम, जैकब और मैनोट, डार्विन और डिग्रीज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन दिया है। यहाँ पे ये यहाँ सुमेलित क्रम दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो ड्यूब्रीज ने दिया। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? बीटल एवं टैटम ने दिया। ओपेरेंट की अवधारणा किसने दिया? जैकब और मैनोट ने किया। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है यानी नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि ये विविधता एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी की दिशा में प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों, जीन रूपों तथा एलेलु जीनों दोनों को ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट क्या कारण है? इसमें ये बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में, जब जैव विकास हो रहा था, ठीक, तो इसके संदर्भ में जो सांपों के अंगों का लोप होने यानी सांप में जो पैर थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने की प्रकृति के अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपाधि लक्षणों की वंशागति से। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बताया गया है कि अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग किए जाने से। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जो है ये यहाँ पे ये वर्ड देख सकते हैं आप लोग। हमारे वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार, लैमार्क ने बताया कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं उसमें क्या है कि और मान लिया जिस अंग का प्रयोग हो रहा है अधिक, तो वो सुव्यवस्थित तथा सुडौल होगा और ज़्यादा विकसित होगा, और जिस अंग का प्रयोग कम हो रहा है तो वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति है तो अपने कुछ अंगों को अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ व विकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। ठीक, लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव में बताया। तो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने बताया है, सर्पों को टांगों को लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि ये हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चीता। जो हाल ही में बिल्लियों के बारे में जो कहा जाता है कि ये विलुप्त हो गई, तो कौन सा जानवर विलुप्त हो गया? चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? जावा मनुष्य, क्रोमैग्नन मनुष्य, नियंडल मनुष्य, पेगिंग मनुष्य।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जो आधुनिक मनुष्य यानी कि हम लोग, हमारा पूर्वज कौन सा है? तो हमारा पूर्वज कौन सा है? इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक, अब आइए जान लेते हैं। जो क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिकों ने वर्तमान मानव यानी होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की उपजाति होमो सैपियंस फाजिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का कैसा शरीर था? क्रो-मैग्नन का शरीर लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा यानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। तो हमारे पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन है। ठीक, शब्द, इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है, एक आदिम मानव जात की स्पीसीज है, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त गुफा तंत्र तथा भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास का भूवैज्ञानिक कल्प है। तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा। जो डेनिसोवन शब्द कभी कभी समाचार पत्र में आता है तो वो क्या है? इसमें ऑप्शन हमारा होगा एक आदिम, जो है आदि मानव जात की स्पीसीज के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेनिसोवन एक आदि मानव की प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों में इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्व एशिया यानी जो पूर्वी एशिया था तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा की गई। यहाँ जो पूर्वी एशिया था तो ये यहाँ पे पाए गए। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में बताया गया ये सारी बातें। तिब्बत में प्राप्त डोनवेशन का ये जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टिनो काल का मतलब 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार का समकालिक मानवजात जो है माना जा रहा है। तो एक तो होमो सैपियंस थे, एक निएंडरथल मानव थे और तीसरा हमारा क्या था? डेनिसोवन। ठीक, अब किसके आधार पर बताया गया है? ठीक, ये जो डेनिसोवन के अवशेष मिले हैं उसके विश्लेषण के आधार पर इनको बताया गया है। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्राइसिक काल का सरीसृप है, ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स हमारा जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। अब आज जान लेते हैं आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में। आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म यानी फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। ये सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का एक संयोजक जन था। यही क्वेश्चन आता है कि सरीसृपों तथा पक्षियों के संयोजक बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आर्कियोपेटेरिक्स को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ पाई जाती है और पक्षियों की भांति चोंच में दांत पाए जाते हैं और अग्रपात की उंगलियों पर पंजे पाए जाते हैं। फिर भी ये पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपात उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। ये जंतु जैव विकास के सिद्धांत को ये क्या करता है कि ये जंतु जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सिद्ध करता है। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? तो सरीसृप एवं पक्षी के बीच कड़ी है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायनासोर थे। ठीक, डायनासोर कैसे थे? हाँ, अभी ये क्वेश्चन हमारा इधर पीछे छूट गया। ये जो है ये मैमथ पूर्वज किसका है? ये मैमथ पूर्वज किसका है? हाथी का है। तो डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक पक्षी थे, पेलियोजोइक एम्फीबिया थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। तो डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। ठीक, जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाव्य यानी मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी ट्राइसिक कल्प में 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष में बांटा गया है। क्रिटेशियस में
डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में तीसरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप में पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों गिरने से डायनासोरों से लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्त हो गई। मतलब एक घटना घटी, उसके कारण ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। डायनासोर रहें पेलोजिक युग में, सीनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लास्टिनो युग में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनासोर किस काल में थे? तो मेसोजोइक युग में थे। डायनासोर कब थे? मेसोजोइक युग में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। यानी जो जब जीवों का विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा सैलमेंडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा, ऑप्शन सी। अब दिए गए विकल्पों में सैलमेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। लेकिन एक जैव विकास के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है, यानी परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ चेंजेस और मॉडिफिकेशन। ठीक, यानी मॉडिफिकेशन किसी चीज़ में बदलाव यानी चेंजेस होना, परिवर्तन होना। अर्थात जो निम्न कोटि के जीव थे यानी सरल जीव, उनमें क्रमिक परिवर्तन लगातार होता गया और वो अधिक विकसित एवं जटिल होते गए। इसके कारण जो जीवों की उत्पत्ति हुई उसी को जैव विकास कहलाता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।